हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। तो आप लोग ने टारगेट बताया नहीं तो कोई नहीं, आपका टारगेट का वेट करेंगे कि आप लोग कितना घंटा का टारगेट ले रहे हैं और कितना घंटा पढ़े हैं, अचीव कितना हुआ है। तो आज 25 तारीख है। द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो पेन इज टेम्पररी, विक्ट्री इज परमानेंट। तो आपका जो पेन है, पेन का मतलब कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, भले आपको आज करने का मन नहीं कर रहा हो, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, कुछ भी काम हो, आपका कुछ पर्सनल काम हो या पढ़ाई का काम, यदि आप वो कर लेते हैं तो वो काम आज कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाएगा तो ये आप बाद में जाके आपको ये फील होगा कि हाँ, मैंने वो काम कर लिया था तो आज सही है। तो इसका मतलब यह है कि आप जो आज कर रहे हैं उसका वैल्यू आज पता नहीं चलेगा। जिस दिन पता चलेगा आपको खुद में एप्रिसिएट खुद फील करेंगे कि आपने जो किया था वो आज आपको काम आ रहा है। तो चलिए, कोई नहीं, जो भी गलती हुआ है आप सुधारने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम में एक माइलस्टोन प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम में आपको डेली टारगेट दिया जाता है और उसके बाद पीवाईक्यू हम लोग करते हैं, इन्फोग्राफिक्स देते हैं डेली का। इतने शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं कि आपको और नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप उस नोट्स को यूज करें तो, और आपका बेसिक जो पढ़ाई है आपको वो करना पड़ेगा। तो चलिए पहला आर्टिकल करें। कांग्रेस हाईलाइट्स एबनॉर्मल डिले इन लोकसभा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, तो ये प्रोगेशन हुआ, ठीक है। अर्जेंटमेंट अर्जेंटमेंट सिनेडाई का मतलब यह है कि प्रीसीडिंग ऑफिसर हाउसिंग के सीटिंग को बिना नेक्स्ट डेट फिक्स किए खत्म कर देता है, लेकिन सेशन टेक्निकली कंटिन्यू कर सकता है। तो प्रोरोगेशन में प्रेसिडेंट पूरे पार्लियामेंट्री सेशन को ऑफिशियली टर्मिनेट कर देता है। आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के हाउस के समन और प्रयोग करने की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर एक्ट करते हैं। क्योंकि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस से बाउंड होते हैं। नॉर्मली जब लोकसभा या राज्यसभा को प्रेसिडिंग ऑफिसर एडजन सिनेडाई कर देता है तो उसके कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन पर डेट देते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्स रूल नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन या प्रैक्टिस है ये। प्रोरोगेशन के बाद सेशन खत्म हो जाता है, लेकिन पेंडिंग बिल ऑटोमेटिकली लैप्स नहीं होते। बिल नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू हो सकता है। हाउएवर पेंडिंग नोटिस मोशन जैसे बात हो सकते हैं, जनरली लैप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पार्लियामेंट्री रूल। आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के नॉर्मली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। हाउस की टोटल मेंबरशिप के मेजोरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर के एटलीस्ट 2/3, कुछ फेडरल प्रोविजन के लिए एटलीस्ट हाफ स्टेट लेजिस्लेटर की रेटिफिकेशन पे रिक्वायर होती है। एमएन कॉल
S.L. सदेंकर के बुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग के पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर और कंजर्वेशन जो कन्वेंशन है उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। यूपीएससी के लिए ये स्पेशली यूजफुल है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस भी कवर हो जाती है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, एडजर्नमेंट सिनेडाई सिटिंग खत्म और प्रोरोगेशन सेशन खत्म। तो प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट करता है जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। प्रोरोगेशन के पेंडिंग बिल नॉर्मली लैप्स नहीं होता है। आर्टिकल 85 इस टॉपिक का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, जबकि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन प्रैक्टिकल प्रोसीजर समझने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, डिगिंग फॉर गोल्ड। तो गोल्ड के लिए कौन नहीं खुदाई करना चाहेगा। मिनरल एक्सट्रैक्शन और मैनेजमेंट को ज्यादा इन्फॉर्म बनाने के लिए डिफरेंट स्टेट से अलग अलग रूल और डिवाइस के वजह से ये कंफ्यूजन होता है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का एम मिनरल सेक्टर में कंसिस्टेंसी और बेटर मैनेजमेंट लेना है। यहाँ इशू फिस्कल फेडरेशन का है। अगर मिनरल बेरिंग लैंड के रिलेटेड रेवेन्यू पावर स्टेट के रिड्यूस होती है तो उनके इनकम और फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो सकते हैं। स्टेट का कंसर्न है कि मिनरल रिच होने के बावजूद उन्हें एडिक्वेट रेवेन्यू नहीं मिलेगा। उड़ीसा मिनरल रिच स्टेट है और माइनिंग से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर फ्यूचर सेस या पेनल्टी कलेक्शन में कंट्रोल चेंज होता है तो उड़ीसा के फाइनेंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए मिनरल प्रोसीडिंग स्टेट स्पेशली रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर कंसर्न है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड लार्जली स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है, इसलिए क्रिटिक्स का आर्गुमेंट यह है अगर सेंटर मिनरल बेरिंग लैंड के रेगुलेशन में बहुत एक्सटेंसिव रोल लेता है तो ये स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में फेडरल बैलेंस का इफेक्ट कर सकता है। माइनिंग का इम्पैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू तक लिमिटेड नहीं है। ट्राइबल कम्युनिटी को डिस्प्लेसमेंट, पॉल्यूशन और लाइवलीहुड लॉस फेस करना पड़ सकता है। अगर माइनिंग रेवेन्यू का लोकल शेयर रिड्यूस होता है तो वेलफेयर, रोड, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो सिकिंदा वैली जो उड़ीसा के इंपॉर्टेंट क्रोमिट माइनिंग रीजन है, यहाँ माइनिंग रिलेटेड पॉल्यूशन स्पेशली हेक्सावेंट, क्लोरमीन सीरियस एनवायरमेंट और हेल्थ कंसर्न रहा है। इस एग्जाम्पल से समझ आता है कि मिनरल डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और लीगल पीपल हेल्थ के इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इशू सिर्फ माइनिंग और मिनरल का नहीं है, ये सेंटर स्टेट रिलेशन, फिजिकल फेडरेशन, ट्राइबल राइट और एनवायरनमेंट के डायरेक्टली कनेक्टेड है। मिनरल रिच स्टेट रेवेन्यू और ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वाइल नेशनल लेवल पर रेगुलेशन इनफॉर्मली ला सकता है। यूपीएससी में इस
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलाइजेशन के ब्रॉडर डिबेट से कनेक्ट करना यूजफुल होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे नॉट डे लुलू एन एआई ट्यूटर फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम के प्रेशर के वजह से कोचिंग इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है। सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट के अभी सिग्निफिकेंट पोर्शन कोचिंग लेता है। इससे पता चलता है कि एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग का रोल कितना बड़ा है। आइडिया यह है गवर्नमेंट खुद का सब्जेक्ट कंटेंट बनाने के बजाय एक ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करे। डिफरेंस एजुकेटर और इंस्टीट्यूशन उस प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट प्रोवाइड करे, कंटेंट प्रोवाइड करे और इस क्वालिटी एजुकेशन को ज्यादा स्टूडेंट तक लो कॉस्ट में और पहुंचाए। आज कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट के एक कंप्लीट पैकेज के लिए हाई फीस पे करनी पड़ती है। डीपीआई लर्निंग, डाउट सॉल्विंग और एआई मेंटरशिप को अलग अलग सर्विस बना सकता है। मतलब स्टूडेंट को सिर्फ जिस सर्विस की जरूरत है उसके लिए पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर स्कूल या कोचिंग के पास परमानेंटली लॉक नहीं होना चाहिए। अपार और डिजिटल लॉकर, जो डिजी लॉकर है, जैसे सिस्टम के रिकॉर्ड डिजिटली पोर्टेबल हो सकते हैं। स्टूडेंट अपनी एकेडमिक हिस्ट्री को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ इजीली यूज कर और शेयर कर सके। डिजिटल एजुकेशन तभी जेन्युइनली इंक्लूसिव होगी जब पुअर और रूरल स्टूडेंट भी एक्सेस कर सकते। फीस, लो कॉस्ट डाटा, रीजनल लैंग्वेज और कॉमन सर्विस सेंटर के टारगेटेड वाउचर जैसे मेजर्स डिजिटल प्रोवाइडर यूज कर सकते हैं। सिर्फ स्मार्टफोन अवेलेबल होना इनफ नहीं है, अफोर्डेबल एक्सेस भी जरूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और टॉपर्स के पोस्टर के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट रेटिंग और रूरल लर्निंग आउटकम इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इसलिए स्टूडेंट को जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिले और कोचिंग इंडस्ट्री जैसे अकाउंटेबिलिटी और हेल्दी कंपटीशन इंप्रूव हो। तो कंक्लूजन में देखेंगे, बेसिकली जो फ्यूचर एजुकेशन का फोकस एक्सपेंसिव कोचिंग से एक्सेसिबल डिजिटल लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो सकता है। गवर्नमेंट अगर ओपन डीपीआई, एआई ट्यूटर, रीजनल लैंग्वेज और पोर्टेबल स्टूडेंट रिकॉर्ड डेवलप करे तो क्वालिटी एजुकेशन वाइडर पॉपुलेशन तक पहुंच सकती है। बट डिजिटल डिवाइड, डाटा प्राइवेसी और इक्वालिटी कंट्रोल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे अ सिविलाइजेशन अप्रोच टू सोशल मीडिया। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म का सॉल्यूशन कंप्लीट बैन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया का इंटरनेट को बैन करने के बजाय यंग यूजर को डिजिटल सेफली, मिस इन्फॉर्मेशन और रिस्पॉन्सिबल यूजेज सिखाना बेटर अप्रोच है। मतलब रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो प्रिंटिंग प्रेस, टेलीविजन, इंटरनेट या सोशल मीडिया सोसाइटी में इनिशियली फेयर क्रिएट हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली स्टॉप करना प्रैक्टिकल नहीं था। बेटर अप्रोच यह है कि सोसाइटी टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करे और रिस्पॉन्सिबल यूज सके।
टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है। एआई, इंक्रिप्शन और वीपीएन जैसे टूल्स रिस्ट्रिक्शन को बाईपास कर सकता है। इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ब्लॉकिंग या जो फायरवॉल है पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। रेगुलेशन के टेक्नोलॉजी के चेंजिंग नेचर के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस अपडेट करना होगा। तो इंडिया के ट्रेडिशनल गुरु शिक्षा परंपरा जो है सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकती है, बल्कि डिसिप्लिन, एथिक्स और कैरेक्टर्स बिल्डिंग पर भी फोकस करनी चाहिए। डिजिटल एज में अभी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन के साथ इंटरनल सेल्फ कंट्रोल डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यंग यूजर के लिए। तो परमानेंट और स्कूल के रोल सिर्फ ये मॉनिटर करना नहीं होना चाहिए कि चाइल्ड कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उनके डिजिटल लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग, प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन एथिक्स सीखने के लिए, ताकि स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल डिजिटल डिसीजन ले सके। डिजिटल सोसाइटी में आपका मैनेजमेंट करना सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी कंपनीज, स्कूल, पेरेंट, जो सिविल सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा। गोल टेक्नोलॉजी को स्टॉप करना नहीं है, बल्कि इनोवेशन के साथ कल्चर, एथिक्स, सोशल वैल्यू के बैलेंस करना। ओवरऑल डिजिटल एज में बैन और सेंसरशिप से ज्यादा डिजिटल लिटरेसी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, बल्कि इनोवेशन कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है। इसलिए गवर्नमेंट, स्कूल, पेरेंट्स, प्लेटफॉर्म और सोसाइटी को मिलकर यंग जनरेशन के क्रिटिकल थिंकिंग और एथिक्स, प्राइवेसी और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज सिखाना होगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे द रूरल अर्बन डिवाइड इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो ये आर्टिकल पहले भी किए हुए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी FLFPR बताता यह है कि वर्किंग एज वुमेन में कितनी वुमेन लेबर फोर्स का पार्ट है। 2019-20 से 25 तक में 30% से 40% इंक्रीज का मतलब मोर वुमेन एम्पावरमेंट या वर्क सीकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि फीमेल पार्टिसिपेशन ग्रोथ मेनली रूरल इंडिया से आया है। रूरल जो रिपोर्ट है ये 33% से 46% के लगभग हुआ है, जबकि अर्बन इंक्रीज कंपैरेटिवली स्मॉल था। मतलब रिसेंट फीमेल लेबर जो फोर्स है इसके पार्टिसिपेशन स्टोरी में रूरल वुमेन के कंट्रीब्यूशन काफी इंप्रूव हुए है। आप यानी एवरेज एनुअल परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज के मेजर्स करता है कि पार्टिसिपेशन रेट हर साल एवरेज कितने पार्टिसिपेंट परसेंटेज पॉइंट से बढ़ रहा है। इन स्टेट में रूरल फीमेल पार्टिसिपेशन रिलेटिवली फास्ट इंप्रूव हुआ है, जो एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंफॉर्मल वर्क में और चेंजिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से कनेक्टेड हो सकता है। नॉर्मली अर्बन फीमेल पार्टिसिपेशन में ग्रोथ रूरल एरिया का जो कंपैरिजन में स्लो हो रहा है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में अर्बन FLRPR जो रिपोर्ट है
उसमें स्ट्रॉन्ग एनुअल इंप्रूवमेंट दिखा है। मतलब कुछ स्टेट नेशनल अर्बन ट्रेंड से बेटर परफॉर्म कर रही है और वुमेन के इकोनॉमी पार्टिसिपेशन में फास्टर प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट है, लो बेस से ग्रोथ नेचुरली फास्टर दिख सकती है। बिहार या यूपी जैसे स्टेट लोअर स्टार्टिंग लेवल पे इंप्रूव कर सके हैं, जबकि साउथर्न स्टेट ऑलरेडी हायर परसेंटेज लेवल पर है, इसलिए उनका एनुअल इंक्रीज कंपैरेटिवली स्लो है। तो नॉर्थ स्टेट साउथ स्टेट का कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया। सिर्फ एनुअल ग्रोथ रेट देखकर स्टेट को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल जज नहीं करना चाहिए। जो आप मेनली जो अभी हम बताए हैं कि AAPP मेनली चेंज की स्पीड बताता है। अगर किसी स्टेट का स्टार्टिंग FLRP ऑलरेडी हाई है तो उनके लिए फ्यूचर फर्दर परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्लियर इंप्रूव हुआ है, स्पेशली रूरल एरिया में, बट नंबर के समझते वक्त बेसलाइन लेवल भी देखना जरूरी है। लो बेस स्टेट फास्ट इंप्रूव कर सकते हैं, वाइल हाई बेस्ड स्टेट स्लो ग्रो कर सकते हैं। रियल चैलेंज अब क्वालिटी जॉब डिस्टेंस, वेजेस, सेफ्टी और वुमेन्स फ्रेंडली वर्क प्लेस क्रिएट करता है। यहाँ पे आप विशाखा गाइडलाइन को भी आप जोड़ सकते हैं, यदि वो आप बताएंगे बाद में, तो आप देखिएगा एक बार। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका ट्रिपल टेस्ट एड्रिप। ये ट्रिपल टेस्ट इंडस्ट्री के आइडेंटिफाई करना का फ्रेमवर्क है। इसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए और गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होने चाहिए। प्रॉफिट मोटिव होना कंपल्सरी नहीं है। 9 जज बेंच ने पुराने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर पेंडिंग डिस्प्यूट के लिए ट्रिपल टेस्ट के प्रिजर्व किया है। बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के ओल्ड फ्रेमवर्क के रिप्लेस किया है। मतलब ओल्ड डिस्प्यूट अब न्यू लेबर फ्रेमवर्क के बीच में ट्रांजिट इंपोर्टेंट हो रहे हैं। मेजॉरिटी का व्यू यह है कि पुराना जो BWSSP जजमेंट ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को सेक्शन 2 सब क्लॉज P की इंटरप्रिटेशन में मेन गाइड नहीं बनेगा। न्यू लेबर कोड के स्टैट्यूटरी लैंग्वेज और फ्रेमवर्क अलग है, इसलिए इंटरप्रिटेशन के नए लॉ को कंटेंट में दिखाता है इसको। जो डिसेंडिंग जज के कंसर्न वर्कर प्रोटेक्शन को लेकर है, उनका मानना है कि ब्रॉड डेफिनेशन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन देती है। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड हुआ है, इसलिए वर्कर के लेबर लॉ प्रोटेक्शन में एक्सक्लूड करना रिस्की हो सकता है। ट्रिपल टेस्ट और रिलेटेड लेबर प्रिंसिपल को ऑब्जेक्टिव सिर्फ वर्कर को प्रोटेक्ट करना नहीं था, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट था। इसलिए रिट्रेंचमेंट और
क्लोजर को रेगुलेट करने के साथ एम्प्लॉयमेंट को इंटरेस्ट और स्ट्राइक के मिसयूज भी बैलेंस करने की कोशिश करती है। क्रिटिक्स का ये मानना है अगर एस्टेब्लिश्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट को नए फ्रेमवर्क में कंप्लीटली इग्नोर किया गया तो डिकेड्स से डेवलप्ड लेबर जुरिडिक्शन में अननेसेसरी आ सकती है। इससे जो एम्प्लॉयर और वर्कर के दोनों के लिए डिस्प्यूट इंटरप्रेट और रिजॉल्व करने की कंप्लीटली कॉम्प्लिकेटेड हो सकती। तो ये देखेंगे इसका कंक्लूजन। ओवरऑल इशू बेसिकली वर्कर प्रोटेक्शन वर्सेस न्यू लेबर फोर्स का बैलेंस है। ओल्ड ट्रिपल टेस्ट के इंडस्ट्रियल और ब्रॉड रिप्रेजेंटेटिव से डिफाइन करना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यू लेबर कोड के बाद क्वेश्चन की ये पुराने जुडिशियल प्रिंसिपल कितने एप्लीकेबल होंगे यूपीएससी में, ये लेबर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल जस्टिस को कनेक्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे कोर कंसर्न। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री में 8 मेजर सेक्टर इंक्लूड होते हैं जैसे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ग्रोथ 4%, 5.4% होने से यह बताता है कि कोर्स इंडस्ट्री में एक्टिविटी मेन मोमेंटम कंप्लीटली मॉडरेट है। तो मैंने जितना भी नाम बताया वो आप उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। पीएमआई इन डिक्लाइन का मतलब न्यू ऑर्डर, प्रोडक्शन या बिजनेस एक्टिविटी में स्लो डाउन का सिग्नल हो सकता है। वीक कंज्यूमर डिमांड के डायरेक्ट इम्पैक्ट फैक्ट्री के प्रोडक्शन और हायरिंग डिसीजन पर पड़ सकता है। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट को सिग्निफिकेंटली प्रोपोर्शन इंपोर्ट से मीट कर रहा है। इंपोर्ट वैल्यू लगभग 14% से बढ़कर 41% इंक्रीज होने का मतलब यह है कि एनर्जी इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज पर प्रेशर डाल रहा है, स्पेशली जब जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस हाई हो रहे हैं। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लाइन होना एनर्जी सिक्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव को कंसर्न करता है। जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होती है तो इंडिया के इंपोर्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए ग्लोबल प्राइस स्टॉक और जियोपॉलिटिकल टेंशन के इंपोर्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ सकता है। ओवरऑल सीमेंट और जो इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं। सीमेंट ग्रोथ कंज्यूमर को और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को इंडिकेट कर सकती है, वाइल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को ब्रॉडर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर रसिया ऑयल इंपोर्ट को लिंक इंडिया ट्रेड पर हाई यूएस टैरिफ लगाते हैं तो इंडिया एक्सपोर्टर के कॉम्पिटिटिवनेस अफेक्ट हो सकती है। हाई ट्रेड कॉस्ट एक्सपोर्ट को एक्सपेंसिव बना सकते हैं। इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी के साथ इंडिया के जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड पॉलिसी रिस्क भी मैनेज करने पड़ते हैं। तो कंक्लूजन में देखेंगे कोर सेक्टर ग्रो कर रहे हैं और
सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जैसे एरिया स्ट्रांग है, बट मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन, डिक्लाइन डोमेस्टिक ऑयल गैस प्रोडक्शन और राइजिंग इंपोर्ट कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि हाई ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और में इसको मेंटेन करना है, स्पेशली चेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स एनवायरनमेंट। तो आप ये फिर से देख लीजिए कि ये प्रोग्राम चल रहा है, टेलीग्राम में पेड है, मिनिमम प्राइस रखे हैं जो सबके लिए अफोर्डेबल होगा। आपका पढ़ाई में थोड़ा डिसिप्लिन लाने का काम मेरा है, आप ज्वाइन कीजिए, बाकी डिसिप्लिन मेंटेन मैं कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। यहाँ पे डेली के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं, अपडेट देते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे यही 6 बजे सुबह में। तो जय हिंद, जय भारत।